डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसानों का कल्याण है सरकार की प्राथमिकता। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किया गया 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ये MOU कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता और कृषि उत्पादों को मानक प्रदान करने के काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सिद्ध होगा सहायक। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है पोल्ट्री के व्यवसाय का आकार। किसान छोटे बड़े स्तर पर लेयर मुर्गी फार्मिंग का व्यवसाय अपना कर रहे हैं लाखों रुपए की कमाई। युवाओं के लिए बन रहे हैं प्रेरणा स्रोत। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमैटिक और खेती का एक बेहतरीन मॉडल। एक ही जगह पर कई तरह की खेती जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन आदि करने से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मिलती है मदद। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान यूपीए शासन के 10 वर्षों में कुल बजट आवंटन केवल 1,51,000 करोड़ रुपए ही था। उन्होंने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त चावल और गेहूं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में सरकार ने कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है, जो कुल केंद्रीय बजट का लगभग 2.7% है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। और किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न उपाय करती है। इनमें जल्द खराब होने वाली बागवानी और कृषि जिन्सों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली के जरिए बेहतर मूल्य के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं। कृषि जिन्सों पर बाजार मूल्य की जानकारी की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क प्रणाली एगमार्क नेट वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है। कृषि अवसंरचना निधि के तहत सरकार ब्याज छूट और वित्तीय सहायता के जरिए भंडारण सुविधा और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों सहित फसल पश्चात बाजार अवसंरचना के व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार घरेलू बाजार में कृषि और बागवानी उत्पादों की मांग और आपूर्ति परिदृश्य को संतुलित करने और उचित नीतिगत उपायों और बाजार हस्तक्षेप योजना के जरिए किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाती रहती है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ये जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। और अब बात करते हैं मुर्गी पालन की। बिहार में पोल्ट्री के व्यवसाय का आकार तेजी से बढ़ रहा है। किसान छोटे बड़े स्तर पर लेयर मुर्गी फार्मिंग का व्यवसाय अपनाकर महीने में लाखों रुपए की कमाई करके युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। बिहार में पोल्ट्री के व्यवसाय का आकार तेजी से बढ़ रहा है। किसान छोटे बड़े स्तर पर लेयर मुर्गी फार्मिंग का व्यवसाय अपनाकर महीने में लाखों रुपए की कमाई करके युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।
सारण जिले के ऐसे ही एक युवा किसान चांद आलम भी लेयर मुर्गी फार्मिंग का व्यवसाय अपनाकर रोजाना 40 से 60 हजार रुपए की कमाई करके युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। कोपा निवासी चांद आलम ने साल 2018 में अपने गांव से ही लेयर मुर्गी फार्मिंग की शुरुआत की थी। आज वे प्रतिदिन 40,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करने के साथ ही अब अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। 2018 में हमने ये फ्लॉग चालू किया था फर्स्ट टाइम। 5,500 का बर्ड था उस समय। अभी टोटल बर्ड 12,500 है। यही लोकल में सब खुदरा सेल हो जाता है। खुद से आते हैं या खुद अगर नहीं आए तो फिर कॉल करके बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं सेल हो जाता है। बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करना पड़ता है। उसके लिए मतलब हर मंथ इसका मंथली शेड्यूल चलता है दवा का, मेडिसिन का, वो चलाना पड़ता है। प्लस प्रिकॉशन जो है हर वक्त छिड़काव जो है चारों बगल मतलब हफ्ता में 2 दिन होना चाहिए, करना पड़ता है। करते हैं हम लोग। बाहरी लोग किसी को भी एंट्री नहीं होता, बाहर किसी का भी एंट्री नहीं है। यहाँ आएगा भी तो सैनिटाइज करके ही अंदर आएगा। चांद आलम का कहना है कि किसी भी व्यवसाय को सही तरीके से किया जाए तो उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेयर मुर्गी फार्मिंग भी रोजगार का अच्छा माध्यम है, जिसमें युवा अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। लेयर मुर्गी फार्मिंग में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें घाटा भी हो सकता है। लेयर मुर्गी फार्मिंग के क्षेत्र में साफ सफाई एवं मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना होता है। वर्तमान में उनके पास 12,000 के आसपास मुर्गियां हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 11,000 अंडे मिलते हैं। इन अंडों की स्थानीय बाजार में ही आसानी से बिक्री हो जाती है, जिससे प्रतिदिन 40,000 रुपए के आसपास की आमदनी होती है। डीडी न्यूज़। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता और कृषि उत्पादों को मानक प्रदान करने को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। ये समझौता दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और देश में उच्च गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझौते के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक पर प्रशिक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करके समझौते के तहत कार्य को गति प्रदान की जाएगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम टिकाऊ खेती का एक बेहतरीन मॉडल है, जिससे उत्पादन और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार होता है। एक ही जगह पर कई तरह की खेती जैसे कि फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन आदि करने से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायता होती है। इससे संसाधनों की बर्बादी भी कम होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी सहायक होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत होने वाले व्यय तथा लाभ के बारे में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के बीच तालमेल को समझना ज़रूरी है। ये एक टिकाऊ अत्यधिक उत्पादक खेती है जो किसानों की आय को दुगना करने, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण आदि जैसे अन्य सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है। बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों को एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं एवं जौ अनुभाग, आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग द्वारा किसानों की उपज बढ़ाने के लिए गेहूं एवं जौ की उन्नत तकनीक विषय पर अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि किसान नवीनतम तकनीकों एवं संसाधनों का उपयोग जरूर करें। उन्नत किस्मों के बीजों का चयन, मृदा प्रशिक्षण, सिंचाई प्रबंधन, जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग
तथा कीट एवं रोग नियंत्रण जैसी नवीनतम तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान मौसम में परिवर्तन होने से फसलों पर कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा नींबू वर्गीय फसलों में इस मौसम में लगने वाले सिल्ला नामक कीट को लेकर सलाह जारी की गई है। नींबू वर्गीय बागवानी फसलों में नींबू, किन्नू, संतरा, माल्टा, मौसम्बी आदि फलदार पौधे आते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के मुताबिक अभी तापमान में बदलाव के कारण इन फसलों पर नींबू का सिल्ला नामक कीट का प्रकोप होने की संभावना है, क्योंकि ये कीट तापमान में बढ़ोतरी होते ही मार्च अप्रैल में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। किसान इस तरह करें। सिल्ला कीट का नियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा जारी सलाह के अनुसार किसान नींबू वर्गीय फसलों में सिल्ला कीट के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर निम्बीसीडन 300 ppm या 40 ग्राम थाइमिथॉक्साम 25% WG को 400 लीटर पानी में मिलाकर या 240 मिलीलीटर साइट्रानिलप्रोल को 10.26% OD या सिप्रोट टेट्रामेट 15.31% OD को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। ये कीटनाशक न केवल कीटों को मारने में मदद करते हैं, बल्कि किसानों की फसल सुरक्षा के साथ साथ उत्पादन में सुधार करने में भी आर्थिक रूप से लाभकारी हैं। कीटनाशकों का उपयोग किसान कीट के प्रकोप दिखाई देने पर ही करें। और अब बात करते हैं जंगलों में लगने वाली आग के बारे में। वनों को आग से बचाने में जन सहभागिता बेहद आवश्यक है। गर्मियों के दौरान जंगल व झाड़ियों में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वन संपदा के साथ साथ वन जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। वनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। जंगलों के नज़दीक सड़कों, रास्तों व वृक्षारोपण क्षेत्रों के आसपास सूखी पत्तियों की सफाई, स्थानीय लोगों के बीच जंगलों की आग को फैलने से रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों के आसपास कूड़ा कचरा ना फेंकने और जलती हुई बीड़ी, सिगरेट व माचिस की तीली को इधर उधर ना जलाने की अपील भी की जा रही है। हम जंगलों की आग पर मिलकर काबू पा सकते हैं। और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आज दिल्ली में लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थी को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाले 34वां राज्य होगा। पेश है यह खास रिपोर्ट। अप्रैल का महीना दिल्ली वालों के लिए ढेरों खुशियां लाने वाला है। जिस आयुष्मान कार्ड का दिल्ली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 5 अप्रैल को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का समझौता होगा। इसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में लाभार्थियों को 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 5 लाख का टॉपअप भी यानी 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान व वंदना कार्ड मिलेगा और वो भी योजना के दायरे में आएंगे। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली में लॉन्च होने के बाद आयुष्मान योजना का फायदा दिल्ली वालों को जमकर मिलने वाला है। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य होगा। दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली में सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। अब वो वादा पूरा हो रहा है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को कार्ड बनाने सहित सभी तकनीकी बातों की ट्रेनिंग दी गई है। अभी दिल्ली में करीब 7 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे। दिल्ली में 6 लाख लोग 70 साल से ऊपर के हैं, वो भी आयुष्मान भारत के दायरे में आएंगे। दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की लिस्ट को भी अपडेट कर रही है। दिल्ली में अभी 67 अस्पताल
आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का इलाज करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ सकती है। आयुष्मान भारत योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। पूरे देश की बात करें तो आयुष्मान योजना से देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का कार्ड बन गया है। करीब 8 करोड़ लाभार्थियों ने इलाज से फायदा उठाया है और गरीब लोगों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। खास बात यह है कि पोर्टेबिलिटी के कारण देश के दूसरे राज्य के लाभार्थी भी आयुष्मान कार्ड से दिल्ली में इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीबों को गरीबी से उबारने में अहम भूमिका निभा रही है। ये योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्रालय झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी नेता और समूहों के सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने हमारी परंपरा हमारी विरासत नामक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया। झारखंड के 560 से अधिक आदिवासी नेता और समूहों के सामुदायिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि मोदी सरकार जनजातीय क्षेत्र और समुदाय के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो कार्यक्रम पंचायत राज भारत सरकार के पंचायती राज विभाग और झारखंड के पंचायती राज विभाग के संयुक्त सौजन्य से आज दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम यहाँ हुआ है, जिसमें झारखंड के जनजाति भाई बहन को बुलाया गया है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा करके हम उनकी विरासत को, परंपराओं को, रीति को, नीति को, उनकी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, उसको अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर पारंपरिक संथाली नृत्य और मुंडा जनजातीय कहानी पाठ के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी सोच है और हम लोग सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इतना सुंदर, इतना सुनियोजित ढंग से जो पेश किए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। इस प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हम लोग अपने जितने भी हमारे जो हमारी परंपरा हमारी विरासत से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, इनसे हम लोग मिले और मिल के हमारी परंपरा हमारी विरासत को जो मोदी जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे आदिवासी की बात हमारे मोदी सर कर रहे हैं, हमें अच्छी लगती भी है और उनका बहुत सारा पहल भी है कि हम लोग को आगे ले जाने के लिए। मोदी सरकार का भी जो पहल है वो हम लोग को सही पटरी पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि आदिवासियों की संस्कृति और समृद्ध परंपरा को समर्पित यह कार्यक्रम उन्हें एक सार्थक मंच प्रदान कर रहा है, जो कि केंद्र सरकार की आदिवासियों के सशक्तिकरण के मंत्र को साकार करते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में शुक्रवार को ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 5,200 रुपए। 4 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ग्वार का भाव हो गया 5,150 रुपए। इसी तरह राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अप्रैल को ग्वार का भाव था 4,824 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदों में 39 रुपए की नरमी आई और भाव 4,785 रुपए हो गया।
देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है। भारत में प्रसंस्कृत ग्वार गम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वार गम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की वेरावल मंडी में 3 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,450 रुपए। 4 अप्रैल को इसके भाव में 95 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,355 रुपए। राजस्थान की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,150 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए नरम होकर 5,100 रुपए पर हुए। वहीं बात जैतपुर मंडी की करें तो इस दौरान जैतपुर मंडी में मूंगफली के भाव में सुस्ती रही। यहाँ 3 अप्रैल को मूंगफली 5,455 रुपए पर बिकी, जबकि 4 अप्रैल को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 5,305 रुपए। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र क्षेत्र के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, खीरा, कद्दू और फ्रेंच बीन्स की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की रोपाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में टमाटर की रोपाई भी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सरसों की तैयार फसल की जल्द कटाई कर लें ताकि फलियां टूटने से बचे और उपज का नुकसान न हो। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित भी करें। जम्मू के मध्यवर्ती क्षेत्र में अभी के समय प्याज फसल की उचित देखभाल की जरूरत है। प्याज की फसल को सड़ने से बचाने के लिए सिंचाई बंद कर दें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और खीरा जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड की बात करें तो भाबर और तराई क्षेत्र में चना और मसूर की कटाई जारी रखें किसान भाई। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की तैयार फसल की जल्द कटाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में अभी के समय उड़द और मूंग की बुवाई जारी रखें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में सरसों की कटाई कर लें। अभी के समय उत्तराखंड के किसान बाजरे की बुवाई भी कर सकते हैं। बात करें पंजाब की तो यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और लोबिया की सीधी बुवाई कर सकते हैं। पंजाब के किसान अभी के समय खीरा, खरबूजा और करेला की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान लौकी और कद्दू की भी बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान मिर्च और बैंगन की रोपाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर समुद्री क्षेत्र को मजबूत पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि हम भारत की प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र और अपनी बंदरगाहों को मजबूत करना जारी रखेंगे। इसरो ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। PSLV ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का 4था संस्करण पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी ने कहा, शोषित वंचितों के हितों के संरक्षण व संवर्धन के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गजी बावली जंगल को काटने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता जमीन पर पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार को मुंबई में राजकीय सम्मान दिया गया। मनोज कुमार का कल निधन हो गया था। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।